ब्रह्मांड की सैर करने वाले कुछ जीवों को अचानक ही उतरना पड़ा और वो हमारे सौर मंडल के तीसरे ग्रह पर पहुंच गए। उन गुफाओं के अंदर बड़े ही छोटे कद के ठिगने जीवों के कंकाल मिले। चीन की सरकार ने उन डिस्क्स को जब्त कर लिया। में से एक पर लिखा था, यहाँ परग्रही आए थे। वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? द एलियन डिस्क्स। बायन काराउला माउंटेन रेंज, चीन, 1938। इस उबड़ खाबड़ इलाके में ट्रैकिंग करते समय बीजिंग यूनिवर्सिटी के एक पुरातत्व शास्त्री और उनकी टीम ने कुछ मानव निर्मित गुफाओं का पता लगाया। पुरातत्व शास्त्रियों को चीन में गुफाओं का एक जाल मिला। उन गुफाओं के अंदर बड़े ही छोटे कद के ठिगने जीवों के कंकाल मिले, जिनका सिर बहुत बड़ा था। उनके अंदर उन्हें हमारे सौर मंडल के पत्थरों पर बने चित्र और गुफा चित्र भी मिले। उन गुफाओं के अंदर उन्हें सैकड़ों गोल्ड डिस्क्स भी मिली, जिनमें बड़े अजीब से खांचे बने थे और उनमें कुछ बड़ा ही अनोखा लिखा हुआ था। जुलाई 1962 में एक जर्मन पत्रिका में छपे एक लेख प्राचीन काल में उड़न तश्तरियां में लिखा गया था कि पुरातत्व शास्त्रियों को उन गुफाओं से डिस्क जैसी 716 चीजें मिली हैं, जिन्हें बाद में ड्रोपा पत्थर कहा गया। हर पत्थर के बीच एक छोटा सा सुराख था और उनका व्यास करीब 1 फीट था और उसमें खांचे भी बने थे, जिनमें बहुत बारीकी से कुछ लिखा गया था। बीजिंग से आई टीम ने ड्रोपा पत्थरों को 10,000 ईसा पूर्व के आसपास का बताया। उन्हें वहां से कंकाल भी मिला था, जिसके आधार पर उनकी तारीख का पता लगा, मगर उनका मकसद अगले 20 साल तक रहस्य ही बना रहा। फिर चीन के एक पुरातत्व शास्त्री ने कहा कि उन्होंने उसे पढ़ लिया है। जब उन डिस्क्स की बारीकी से जांच की गई तो उन खांचों के अंदर उन्हें बहुत ही छोटे छोटे चित्रों में लिखी बातें मिली, जिन्हें सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा सकता था। आखिरकार जब उन्हें पढ़ लिया गया तब एक अनोखी बात पता लगी। उसमें ड्रोपा की कहानी थी, जो छोटे कद के परग्रही या बौने जीव थे। उन चित्रलिपि में लिखी बातों से पता लगता है कि ब्रह्मांड की सैर करने वाले कुछ जीवों को अचानक ही उतरना पड़ा और वो हमारे सौर मंडल के तीसरे ग्रह पर पहुंच गए। जब वो उस वीरान पहाड़ी इलाके में उतरे तो उनके पास अपने अंतरिक्ष यान की मरम्मत का कोई उपाय नहीं था, इसलिए उन सब को वहीं रहना पड़ा। द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सुम ओम नुई नाम के चीन के पुरातत्व शास्त्री को वो बातें छपवाने से मना किया, लेकिन उन्होंने अपनी वो कहानी छपवा दी और जब उसका पता पश्चिम के देशों को लगा तब उन्होंने उसे एक विज्ञान कथा माना। किसी को उस कहानी पर यकीन नहीं आया। ड्रोपा पत्थरों के बारे में उस लेख के छपने के फौरन बाद ही चीन की सरकार ने उन डिस्क्स को जब्त कर लिया और कहा कि वो सब एक झूठ था, मगर क्या ऐसा ही था? ड्रोपा पत्थरों का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि आज उनमें से एक भी डिस्क आम जनता नहीं देख सकती है। इसका मतलब है कि कभी न कभी इन डिस्क्स को म्यूजियम्स ने या फिर पुरातत्व शास्त्रियों ने हटा दिया था। क्या पता उसके बाद उन सारे डिस्क के सुराग तक नहीं मिले। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उन डिस्क्स में आखिर क्या था, क्योंकि अगर वो सिर्फ मामूली डिस्क थीं तो उन्हें म्यूजियम्स में रखा जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी एक ऐसी चीज थी जिसकी जांच पड़ताल से पुरातत्व शास्त्री भी डरते थे, सिर्फ इस वजह से कि उनमें से एक पर लिखा था, यहाँ परग्रही आए थे। ड्रोपा पत्थरों के आम जनता की नजरों से गायब होने के कई साल बाद पता लगा कि उस इलाके में ज़ोपा प्रजाति के लोग भी रहते थे, जो बहुत छोटे कद के थे। इससे बीजिंग के उन पुरातत्व शास्त्रियों का दावा सही लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें उन गुफाओं से 3 फुट ऊंचे इंसान जैसे कंकाल मिले थे, जिनमें वो ड्रोपा पत्थर रखे थे।
चूंकि चीन की सरकार ने उन डिस्क को जब्त कर लिया था, इसलिए हम पूरी तरह से ये नहीं जान पाए कि ड्रोपा असल में कौन थे। मगर हमें ड्रोपा की कहानी पर इसलिए ध्यान देना चाहिए कि 1995 में पता लगा था कि ड्रोपा हादसे की जगह पर कुछ लोग रहते थे। उनमें से सबसे लंबा प्राणी 3 फुट 10 इंच का था और बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि ड्रोपा लोगों के बारे में कहा गया है। इन सारे तथ्यों के बारे में पता चलने के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या वो लोग ड्रोपा के असली वंशज थे? अगर ड्रोपा डिस्क के बारे में छपा वो लेख सही है तो क्या वो पृथ्वी पर एक परग्रही टेक्नोलॉजी होने का सबूत था? डिस्क जैसी चीजों के परग्रहियों से संबंधित होने की बात तो पूरे मानव इतिहास में मिलती है। आज हमें दुनिया भर में हर महाद्वीप पर वो प्राचीन डिस्क्स मिलती हैं और उन प्राचीन डिस्क्स के चित्र मिलते हैं और सिर्फ चित्र ही नहीं मिलते बल्कि असली डिस्क्स भी मिलती हैं। प्राचीन कलाकृतियों में डिस्क्स तो हर जगह मिलती हैं और हर जगह उन्हें परग्रहियों और आसमान से आए जीवों से जोड़ा गया है। क्रिश्चियन आर्ट में ये डिस्क्स आसमान में ऐसी नजर आती हैं जैसे कोई अंतरिक्ष यान या उड़न तश्तरी हो। चीन में देवताओं को उन डिस्क्स में उड़ते हुए दिखाया गया है। हमें हेलोज वाले संत मिलते हैं जो शायद हमारी चेतना के विस्तार और दूसरी दुनिया के जीवों से हमारे संपर्क का प्रतीक है। मिस्र में उनके सिर पर सुनहरी डिस्क्स नजर आती हैं जो इस बात का प्रतीक है कि उनका परग्रहियों से संबंध था। डिस्क्स हर प्राचीन संस्कृति में सबसे अहम कलाकृति लगते हैं। डिस्क्स को दिव्य शक्तियों से संपर्क करने का जरिया माना गया है। डिस्क्स को इंसान की रचना करने वाले देवताओं से संपर्क करने का सूत्र माना गया है। हमें दुनिया की करीब करीब हर प्राचीन सभ्यता में डिस्क का आकार नजर आता है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि वो कोई बेकार की चीज नहीं है। ये एक मॉडल है, ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमें बार बार नजर आता है। हमें अब इस संभावना पर गौर करना होगा कि कहीं उनके अंदर कोई असली संदेश तो नहीं छिपा है। क्या चीन के पहाड़ों पर मिले ड्रोपा पत्थरों और दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों में जिन डिस्क के आकार की कलाकृतियों की चर्चा है उनमें कोई संबंध भी है? और अगर है तो क्या उन्हें पृथ्वी पर परग्रही छोड़ गए थे जिसके मकसद का पता अभी भी हम इंसानों को नहीं है? शायद इससे जुड़े सुराग हमें उन प्राचीन डिस्क्स के अध्ययन से मिल सके जिनके बारे में कहा जाता है कि वो देवताओं से संपर्क करने की शक्ति रखते थे। फाइस्टोस क्रीट 1908। 17वीं सदी ईसा पूर्व के एक प्राचीन मिनोअन महल की खुदाई करते समय इटली के पुरातत्व शास्त्री लुइजी पर्निए को मिट्टी की एक डिस्क मिली जिसके ऊपर कुछ लिखा था। उसकी खोज के 100 साल से ज्यादा समय बाद भी रिसर्चर्स ये नहीं जान पाए कि उसका मकसद क्या था या उसके ऊपर बने प्रतीकों का क्या मतलब था। फाइस्टोस डिस्क बड़ी ही दिलचस्प है क्योंकि हम इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, मगर हम इतना जरूर जानते हैं कि वो फाइस्टोस देवालय से मिली है जो एक मिनियन देवालय था। मगर अफसोस हम मिनियन सभ्यता के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते। हमें उनके लेखों या उनकी संस्कृति की कोई जानकारी नहीं है। वो अपने आप में एक बड़ी रहस्यमय संस्कृति थी और वो डिस्क उस रहस्य को और गहरा करती है। ये उनके मुख्य देवालय में थी, मगर इसके बावजूद हमें मिनियन सभ्यता की इससे मिलती जुलती कोई और चीज नहीं मिली है। क्या इसे कोई बाहरी ग्रुप लाया था क्योंकि उसे वो सही वक्त लगा था और उन्हें ये डिस्क उस देवालय के लायक लगी थी? दुनिया का कोई भी विद्वान ये नहीं बता सकता कि फाइस्टस डिस्क कहां से आई थी। जिस मिट्टी से वो डिस्क बनी है वो मिनवन काल की नहीं है। कोई भी फाइस्टस डिस्क पर लिखी भाषा को पढ़ नहीं पाया है। वो मिनवन भाषा से मिलती ही नहीं है। पिछले 100 सालों में फाइस्टस डिस्क की भाषा को पढ़ने या समझने की करीब 40 कोशिशें नाकाम रही हैं। फिर 2008 में क्रीट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने उसके एक वाक्य को पढ़ा जिसका मतलब था दूसरी दुनिया से आई देवी मां। उन्होंने उस भाषा की संरचना के अंदर भी पैटर्न्स देखे, मगर उन्होंने यह भी माना कि वो पूरी तरह से कुछ समझ नहीं पाए हैं। फाइस्टस डिस्क पर
बड़ी ही अनोखी चित्रलिपि में कुछ लिखा है और उनमें मोहॉक्स वाले आदमियों के कई अलग अलग डिजाइन्स में चित्र भी बने हैं। उनमें से एक चित्र तो उड़न तश्तरी जैसा भी लगता है। फाइस्टस डिस्क हमें क्रीट से मिली थी, लेकिन हम जानते हैं कि उसके ऊपर लिखी लिपि मिनोवन नहीं है। और फिर वो मूवेबल टाइप है जिसकी खोज भी अगले 1500 साल बाद हुई थी। इससे इस बात की संभावना पैदा होती है कि मिनोवंस कुछ उन्नत जीवों के संपर्क में थे, शायद परग्रहियों के, जिन्होंने उस डिस्क को एक कंप्यूटर डिस्क या एक इंफॉर्मेशन डिस्क के जैसा बनाया था जिसे हम शायद भविष्य में कभी समझ पाएं। प्राचीन अंतरिक्ष सिद्धांत कहता है कि ये प्राचीन कलाकृतियां सिर्फ इस वजह से पवित्र बन गई थीं कि इनका संबंध आसमान से आने वाले किसी जीव से था। मिनोवन मिथक कहते हैं कि उन्हें जो ज्ञान मिला था वो सबसे पहले उन्हें आसमान के बेटों ने दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिनोवंस उन उन्नत जीवों के संपर्क में थे जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आते थे? क्या 4000 साल पुराने मिनोवन महल में मिली फाइस्टस डिस्क परग्रही मूल की हो सकती है? और क्या उसका चीन में मिले ड्रोपा पत्थरों से भी कोई संबंध हो सकता है? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि उनके बीच संबंध है और उनका कहना है कि इससे जुड़े कुछ और सबूत हमें मानव इतिहास की एक सबसे पुरानी सभ्यता से मिली एक डिस्क की जांच से मिल सकते हैं। टेल अबू हबा, इराक। इराकी रेगिस्तान में बगदाद से करीब 30 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में प्राचीन बेबीलोनिया के खंडहर हैं। 1881 में पुरातत्व शास्त्रियों को एक प्राचीन जगह पर खुदाई करने पर पत्थर के हजारों टैबलेट्स मिले जो 6ठी सदी ईसा पूर्व के थे। उनमें ही एक शिला चित्र भी मिला जिसके ऊपर मेसोपोटामिया के सूरज देवता शमाश बने थे। ये है बेबीलोन का शमाश का टैबलेट जो यहाँ बीच में बनी डिस्क है और यहाँ पर शमाश देवता हैं, उनके सामने इंसान खड़े हैं। इस चित्र में सबसे दिलचस्प बात यह है कि शमाश को एक दानव जैसा दिखाया गया है। वो इसमें अपने सामने खड़े लोगों से काफी बड़े दिख रहे हैं। ये अहाता एक तरह से ब्रह्मांड से उनके कनेक्शन का प्रतीक है, क्योंकि इसमें चांद, सूरज और शुक्र ग्रह नजर आ रहे हैं। मुझे इसमें जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि इस डिस्क को एक परग्रही ने पकड़ रखा है। उस परग्रही के हाथ में 2 रस्सियां हैं जो इस डिस्क से बंधी हुई हैं। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि हम इस टेक्नोलॉजी को समझ ही नहीं पाए। शमाश के टैबलेट में बने सूरज के डिस्क के बारे में इस लेख में लिखा है कि इस डिस्क को यहाँ इसलिए भेजा गया था कि शमाश के इस देवालय में इसकी पूजा हो। ये असल में बेबीलोन के लोगों के लिए अपने देवताओं से, खासकर सूरज देवता शमाश से संपर्क करने का एक जरिया था। ऐसी संभावना हो सकती है कि ये देवता से संपर्क करने का एक तरीका था। ये असल में एक तरह की टेक्नोलॉजी थी। इसे हम देवता से जुड़ने वाला एक बटन कह सकते हैं जिसे दबाकर बेबीलोन या सुमेरिया के लोग शमाश से संपर्क करते थे। अगर उस टैबलेट में नजर आ रही सूरज की असली डिस्क बेबीलोनिया के उन प्राचीन खंडहरों में कभी मिल भी गई तो क्या हम ये जान पाएंगे कि वो एक तरह का यंत्र था? इससे जुड़े सुराग हमें एक इनका शासक की कहानी की जांच से मिल सकते हैं जो ऐसी ही एक डिस्क पहनते थे और उससे उन्हें देवताओं जैसी शक्ति मिलती थी। कुस्को, पेरू। आज यहाँ का सैंटो डोमिंगो चर्च उस बुनियाद पर बना है जिसके ऊपर कभी प्राचीन इनका लोगों का एक सबसे खास देवालय बना था, कोरिकांचा का सूर्य देवता का देवालय। माना जाता है कि उसकी मूल इमारत इनका काल से भी पहले की थी और उसे 15वीं सदी में शासक पचकुटी ने एक आईने वाली डिस्क मिलने के बाद दोबारा बनवाया था।
पचकुटी पहले इंका थे जिन्होंने इंका को एक साम्राज्य बनाया। वो अब एंडीज की कई सभ्यताओं में से बस एक और सभ्यता भर नहीं रह गया था। मिथक कहते हैं कि पचकुटी ने कुस्को के पूर्व में एक झील तक का सफर किया था। वहां आसमान से एक डिस्क उस झील में गिरी और जब पचकुटी ने उसे पानी से बाहर निकाला तो उसके ऊपर उन्हें सृष्टि की रचना करने वाले वीराकोचा की तस्वीर दिखी और उसने पचकुटी से कहा कि तुम बहुत सारे युद्ध जीतोगे। और 10 साल के अंदर पचकुटी ने अपना साम्राज्य इतना बढ़ा लिया जितना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मिथक कहते हैं कि उन्होंने वो आईना जिंदगी भर अपने पास रखा और जब भी उन्हें किसी सवाल का जवाब चाहिए होता, जैसे वो भविष्य में क्या कर सकते हैं, वो आईने से संपर्क करते थे और आईना उन्हें बताता था कि क्या करना है। जो डिस्क पचकुटी को मिली थी वो उनके लिए बेहद अहम थी और उसी की बदौलत वो इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक बन पाए। पचकुटी ने इंका साम्राज्य का विस्तार कुस्को घाटी से शुरू किया और उसे 4000 किलोमीटर के दायरे में फैला दिया। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर मौजूद क्वीटो एक्वेडोर से टैल्का चिली तक। दुनिया भर में चाहे कोई भी संस्कृति हो, हर जगह आसमान से आए एक डिस्क की पूजा की बात मिलती है। वो आसमान से आई थी, तो क्या ये नहीं हो सकता कि उस डिस्क का कोई परग्रही संबंध हो और वो डिस्क एक परग्रही टेक्नोलॉजिकल यंत्र हो? अब सवाल ये उठता है कि क्या वो एक परग्रही चीज थी जिसे पचकुटी अपने साथ लेकर घूमते थे और उसकी मदद से उन परग्रही देवताओं से संपर्क करते थे जिनसे उन्हें निर्देश मिल रहे थे। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं और हम उनसे बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उसमें तरह तरह के ऐप्स होते हैं, हम उसमें फिल्म देख सकते हैं, उससे ईमेल भेज सकते हैं, फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं और कई तरह के काम कर सकते हैं। हो सकता है कि उस डिस्क के अंदर भी एक जबरदस्त कंप्यूटर सर्किटरी हो और वो ऐसे काम कर सकता हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर पचकुटी की उस जादुई डिस्क से जुड़ी बातें सही हैं, तो क्या उसमें कोई परग्रही टेक्नोलॉजी भी हो सकती थी? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक तो कहते हैं कि वो परग्रही डिस्क पृथ्वी पर थी और इस बात से जुड़े सबूत हमें पेरू की आयु मार्का पर्वतमाला पर मिल सकते हैं। उस जगह को वहां के लोग पुएर्ता दे आयु मार्का या देवताओं तक पहुंचने का दरवाजा कहते हैं। वो करीब 23 फुट ऊंची एक दरवाजे जैसी संरचना है जिसे ठोस चट्टान काट कर बनाया गया है। उसके अंदर टी के आकार का मुहाना है जो सिर्फ 6 फुट ऊंचा है और उसमें एक गोल घेरा बना है। स्थानीय मिथक कहते हैं कि देवता उसका इस्तेमाल एक दरवाजे या स्टार गेट की तरह करते थे और उसी से आते जाते थे। वो उस डिस्क की मदद से वो दरवाजा खोल देते थे जो दरवाजे के अंदर एक छोटे से खांचे में लगा था। एक कहानी में ये चर्चा भी है कि बड़े पुजारी अमारू मेरू ने इस डिस्क की मदद से ये दरवाजा खोला था। मतलब ये उनका कंप्यूटर था या वो चाबी थी जिससे दूसरी दुनिया का ये दरवाजा खुलता था। एक बार फिर से डिस्क अहम हो जाती है। हमें उस डिस्क के रूप में एक परग्रही टेक्नोलॉजी दिख रही है क्योंकि उस डिस्क को एक दरवाजे में लगाया जा सकता था और उससे एक पोर्टल खुल जाता था। यहाँ ये गोल हिस्सा मिला है जहाँ कभी वो दरवाजा था और इससे पता लगता है कि उन प्राचीन मिथकों में कुछ तो सच्चाई है। दिलचस्प बात तो यह है कि पुएर्ता दे आयु मार्का की डिस्क और पचकुटी का आईना तो सिर्फ 2 ऐसी रहस्यमय डिस्क हैं जो पूरे मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाई गई हैं। कहा तो यह भी जाता है कि जिस कोरिकांचा देवालय को पचकुटी ने फिर से बनवाया था उसी में सम्राट का सबसे कीमती सामान भी रखा था, सूरज की सुनहरी डिस्क। कहा जाता है कि स्पेन के हमलावरों कन्कीस्टेडोर्स के आने से ठीक पहले वो डिस्क अचानक ही गायब हो गई थी
जबकि हमलावरों के सेनापति फ्रांसिस्को पिज़ारो ने नवंबर 1533 में पूरे शहर को तबाह कर दिया था। करीब 500 साल बाद मार्च 2017 में लेखक और खोजकर्ता डेविड चिल्ड्रस वहां गए और उस जगह को देखा जहां वो मिथकीय डिस्क दीवार पर लटकी थी। कहा जाता है कि कोरिकांचा देवालय की इस जगह पर एक 7 फुट की सूरज की डिस्क लगी थी। उसके चारों तरफ एक लंबी रस्सी इन सुराखों के जरिए बंधी थी और उनके सहारे सूरज की वो डिस्क कुस्को के कोरिकांचा देवालय में बीचों बीच लगी हुई थी। इंका मिथक के मुताबिक सूरज की वो डिस्क मानव सभ्यता के जन्म के समय से ही पृथ्वी पर थी। उनका कहना था कि वो डिस्क सोने से बनी थी और वो सोना आसमान से आया था। उस डिस्क के बारे में इंका लोगों का कहना था कि वो वीराकोचा यानी दुनिया की रचना करने वाले देवता, सबसे महान देवता का प्रतीक थी। और यह भी सच है कि प्राचीन एंडीज की कई और सभ्यताओं में वीराकोचा की बात कही गई है, भले ही उनके नाम अलग अलग हों। मिथक कहते हैं कि जब वीराकोचा ने चांद और सूरज की रचना कर ली, तब उन्होंने पहला मर्द और पहली औरत बनाई, मैंको कपैक और मामा उक्लो। उसके बाद वीराकोचा ने सबसे पहले मैंको कपैक से कहा कि वो पृथ्वी पर जाएं और इनका की वो सूरज की सुनहरी डिस्क बनाएं। वो सूरज का डिस्क पृथ्वी पर सृष्टि की रचना करने वाले का प्रतीक था। वो मानते थे कि उसके अंदर पारलौकिक शक्तियां हैं जो कई आयामों में फैली हुई हैं और उसके जरिए वो सृष्टि की रचना करने वाले से संपर्क कर सकते थे। वो एक तरह से वीराकोचा का ब्रॉडबैंड कनेक्शन था। कई कहानियों में कहा गया है कि वीराकोचा आसमान से आग और धुएं के बीच पृथ्वी पर आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक ऐसी उड़ने वाली मशीन थी जिसे हमारे पूर्वजों ने देवता समझ लिया था? और उस परग्रही जीव से जुड़ी उस सुनहरी डिस्क में बीमारियों का उपचार करने की भी शक्ति थी और वो डिस्क ओझाओं को चेतना के शिखर पर भी पहुंचा सकती थी। इनका लोग मानते थे कि सूरज की उस डिस्क की मदद से वो मौसम को बदल सकते हैं या दूसरी तबाहियों को रोक सकते हैं। वो मानते थे कि अगर कोई बड़ा भूकंप आता है या कोई विनाशकारी बाढ़ आती तो वो सूरज की डिस्क की मदद से उसे रोक सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनका लोगों की वो सूरज की डिस्क परग्रहियों से संपर्क करने का एक यंत्र तो नहीं थी? प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों के मुताबिक इनका नहीं चाहते थे कि सूरज की वो डिस्क स्पेन के हमलावरों के हाथ लगे, जो इस बात का सबूत है कि उसके अंदर दिव्य शक्तियां थीं। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि वो डिस्क आज भी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं मौजूद है। ग्रैंड टीटॉन नेशनल पार्क, वायोमिंग। ये शानदार पर्वतमाला समंदर की सतह से करीब 13,000 फुट ऊंची है और यहां इस बात के सबसे पुख्ता सबूत मिले हैं कि इस जगह पर ऐसे जीव आते थे जो इंसान नहीं थे। 1934 में छपी अपनी किताब ओरिजिनल अनवेल्ड मिस्ट्रीज में माइनिंग इंजीनियर गाय बैलर्ड ने दावा किया था कि उन्हें पहाड़ पर बने एक खुफिया दरवाजे के अंदर ले जाया गया था। बैलर्ड का दावा था कि वो आसमान से आए जीवों से मिले थे, यानी उनसे जिन्हें आज हम परग्रही या दूसरी दुनिया के जीव कहते हैं, और उन्हीं में से किसी ने एक खुफिया दरवाजा दिखाया था जो पहाड़ में बना था। उसके बाद वो उस दरवाजे से अंदर गए और करीब 2000 फुट की गहराई में उतरे। नीचे उतरने के बाद वो एक खास कमरे में पहुंचे जहां एक डिस्क के आकार की बड़ी सी चीज रखी थी। जब बैलर्ड ने उनसे पूछा कि वो चीज क्या है, तो आसमान से आए जीव ने उन्हें जवाब दिया कि ये एक तरह का निर्देश देने वाला यंत्र है जो इंसान के दिमाग को प्रभावित कर सकता है। सवाल है कि कोई इंजीनियर भला ऐसा क्यों करेगा? उनकी कहानियां बड़ी ही लंबी और जटिल हैं, मगर उनसे यही लगता है कि बैलर्ड जरूर किसी इंसान जैसे नजर आने वाले परग्रही से मिले थे और उसने उन्हें एक ऐसी परग्रही डिस्क दिखाई थी
जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को निर्देश देने और सही रास्ता बताने की काबिलियत थी। उसके अंदर शायद ये क्षमता भी थी कि वो सोने जैसी चीजों को लेकर अपना ज्ञान भर दे, ताकि बाद में उस सभ्यता के बड़े पुजारी या पुजारन उस डिस्क को एक टेलीपैथिक प्रोसेस से पढ़ सकें और फिर उसका इस्तेमाल एक ट्यूनिंग फोर्क या एंटीना की तरह करें और उसकी मदद से किसी बुद्धिमान खगोलीय जीव से जुड़ जाएं। सोने में कई खूबियां होती हैं, जैसे कि वो काफी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है और सोने जैसे कीमती धातुओं में कुछ खास रसायन और मोलेकुलर बनावट होती है। वो कई जियोमेट्रिक तरीकों से जमा हो जाते हैं और फिर हमारी चेतना के क्षेत्र में एक ट्यूनिंग फोर्क की तरह काम करते हैं। बैलर्ड की कहानी से ये बात तो साफ हो जाती है कि दुनिया भर में मिली इस तरह की डिस्क्स सिर्फ कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि उन्हें पृथ्वी पर परग्रही लाए थे ताकि वो उन्हें इंसानों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। अगर वो डिस्क इंसान के मन को कुछ खास रास्तों पर जाने के निर्देश दे सकती थी, तो इससे हमारे सामने एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर बनती है। ये भी हो सकता है कि वो डिस्क्स खुद परग्रही हो या फिर उनके अंदर परग्रही ज्ञान भरा हुआ हो और वो ज्ञान डिस्क से बाहर निकलता हो, और हो सकता है कि हम उस ज्ञान को अनजाने में प्राप्त करते हो। अगर गाय बैलर्ड की ये बात सही है कि उन चीजों के अंदर परग्रही ज्ञान भरा था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में मिली ऐसी ही रहस्यमय डिस्क्स मानव सभ्यता को प्रभावित करने के लिए थी? शायद इसका जवाब हमें चीन में मिले ड्रोपा पत्थरों और उनसे निकलने वाली बिजली की अनोखी फ्रीक्वेंसीज की जांच से मिल सके। व्यापक अंतरिक्ष, जून 2017। पृथ्वी से करीब 2000 करोड़ किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में नासा का वॉयेजर 1 प्रोब अपने अंतहीन सफर पर बढ़ा जा रहा था। उसे सितंबर 1977 में छोड़ा गया था और वो यान अंतरिक्ष में इंसान की बनाई किसी भी चीज से ज्यादा दूर तक पहुंच चुका था, हमारे सौर मंडल को पार कर चुका था। अगर वो किसी परग्रही प्रजाति को मिलता तो उसे उसमें रखी गई एक फोनोग्राफिक डिस्क से हमारे बारे में सब कुछ पता लग जाता। इस डिस्क का असली उद्देश्य ही था हमें एक परग्रही प्रजाति से मिलवाना। इस डिस्क में कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिनसे वो समझ सकते हैं कि हम कौन हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा विज्ञान और गणित क्या है। ये जानकारियां जिसे भी मिलेंगी वो आसानी से ये समझ सकता है कि उस डिस्क को किसने बनाया है। उसी साल नासा ने वैसी ही एक और टाइम कैप्सूल डिस्क भेजी वॉयेजर 2 में, जिसे अलग दिशा में भेजा गया था। दोनों वॉयेजर मिशन में जिन डब्बों में वो सोने की डिस्क्स रखी हैं, उनके ऊपर इस बात के निर्देश भी लिखे हैं कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, और उनके अंदर वो गणितीय और वैज्ञानिक विचार भी हैं जिन्हें कोई उन्नत परग्रही प्रजाति आसानी से पढ़ सकती है। दोनों डिस्क्स को उन प्रोब के बाहरी हिस्से में रखा गया है और वो लंबे समय तक बची रहे, इसके लिए उनके ढक्कन को यूरेनियम से इलेक्ट्रोप्लेट किया गया है, जिसकी आधी उम्र ही 400 करोड़ साल से ज्यादा होती है। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है कि हम जानकारी से भरे डिस्क्स भेज रहे हैं जिसमें एक प्रजाति के तौर पर हमारे बारे में पूरी जानकारी है और ब्रह्मांड में हमारी स्थिति क्या है। तो यह भी हो सकता है कि बेहद उन्नत परग्रही भी यही कर रहे हों, और इस बात के सबूत भी है। 1994 के बसंत में मैं बेनपो म्यूजियम में गया था। उस वक्त के म्यूजियम के क्यूरेटर से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे एक बड़ी चौंकाने वाली कहानी सुनाई। वो घटना इंजीनियर वैगरर के इस म्यूजियम में आने के कुछ दिन बाद की थी। अचानक ही उस म्यूजियम की पुरानी महिला मैनेजर और वहां डिस्प्ले में रखे पत्थर की 2 डिस्क गायब हो गई और आज तक उनका कुछ भी पता नहीं लगा।
अपनी किताब द चाइनीज रॉसवेल के लिए ड्रोपा पत्थरों की आगे की रिसर्च करते हुए हार्टविग हाउसडॉर्फ को एक सोवियत पत्रिका स्पुतनिक में छपा एक लेख मिला, जिसमें इस बात की चर्चा थी कि डिस्क्स की कितनी बारीकी से जांच की गई थी। वो कहानी 1962 में आम हुई और रूस के वैज्ञानिक डॉक्टर विचेस्लाव साइटजेव ने उन डिस्क्स के अध्ययन की अनुमति मांगी। उन्होंने पता लगाया कि उस पत्थर में कोबाल्ट, आयरन और निकल तो थे ही, इसके साथ साथ उससे एक सिग्नल भी निकल रहा था। वैज्ञानिकों ने देखा कि ड्रोपा पत्थरों को नचाने पर उनसे एक बड़ा ही अजीब सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट निकलता है। साथ ही यह भी पता लगा, अगर इन पत्थरों को फोनोग्राफ वाले आम टर्न टेबल पर भी रखा जाए तो उनके ऊपर सुई रखकर उन्हें नचाने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। मगर उस डिस्क से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज की जांच करने से पहले ही उन डिस्क्स को चीन की सरकार ने वापस ले लिया। आगे की जांच से पता लगा कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी असल में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी या एक सिग्नल जैसी है जिसे समझा जा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम भी अपने सोने की उस डिस्क के साथ वही कर रहे हैं जिसे हमने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 से सीधे नासा से भेजा है। क्या ये कहा जा सकता है कि ड्रोपा पत्थर और मानव इतिहास में मिली उसके जैसी दूसरी रहस्यमय डिस्क्स वही काम करती थी जिस काम के लिए नासा ने अपनी डिस्क्स अंतरिक्ष में भेजी हैं? क्या वो हमें उस बुद्धिमान प्रजाति से मिलवाने के लिए हैं जो पृथ्वी के परे रहती है, या फिर उनमें मौजूद अलौकिक शक्तियों की कहानियां एक और बड़ा मकसद जाहिर करती हैं? शायद इससे जुड़े सुराग हमें उस एनकोडेड डिस्क की जांच से मिल सके जो किसी गुफा में नहीं बल्कि इंग्लैंड के खेतों में मिली थी। विंचेस्टर, इंग्लैंड, 15 अगस्त 2002। एक परग्रही जीव के हाथ में एक डिस्क जैसी चीज थी और वो बड़े रहस्यमय तरीके से गेहूं के खेत में फसल के फॉर्मेशन में मिली। उसके अंदर एक बाइनरी कोड था, 1 और 0 की वो श्रृंखला जिससे आज कंप्यूटर डेटा बनाए जाते हैं। उस डिजिटल भाषा को समझने वाले प्रोग्रामर्स उस संदेश को पढ़ने की कोशिश करने लगे। जब हमने उसका अनुवाद किया तो पता लगा कि वो असल में एक चेतावनी है। उसमें लिखा था, झूठे तोहफे देने वालों से सावधान रहना क्योंकि वो अपना वादा तोड़ देंगे। तकलीफ तो होगी मगर अभी वक्त है। बहुत से अच्छे जीव भी हैं। हमें धोखे से नफरत है। रास्ता बंद हो रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि ये डिस्क उस ग्रे शख्स के बारे में चेतावनी दे रही थी जिसने उसे पकड़ रखा था, या फिर वो डिस्क अपने आप में ही एक खुफिया चेतावनी थी। फसल चक्र की उस डिस्क में कई जानकारियां लिखी थीं और सिद्धांत रूप में तो वो परग्रहियों की हमसे संपर्क करने की एक कोशिश ही लगती है, जिससे वो हमें हमारे लिए जरूरी जानकारी देना चाहते थे और शायद हमें एक चेतावनी भी दे रहे थे। क्या दुनिया भर में मिली इतनी सारी रहस्यमय डिस्क्स भी उस विंचेस्टर क्रॉप फॉर्मेशन वाली डिस्क जैसी ही हैं और उनमें मानव सभ्यता के लिए कोई चेतावनी छिपी है? क्या उनमें वो जानकारी है जो इंसान के भविष्य में बचे रहने के लिए जरूरी हो? ये डिस्क्स जिनमें परग्रही प्रजातियों के संदेश लिखे हैं, उसके जरिए वो हमें कई बातें बताना चाहते हैं और हम भी ये जानना चाहते हैं कि वो संदेश क्या है। मगर हैरानी की बात ये है कि सरकारों ने इन कलाकृतियों और मटेरियल्स को जब्त कर लिया है और वो किसी को कुछ पता नहीं लगने दे रहे। हमें इन डिस्क्स को इस तरह से देखना चाहिए कि उन्हें शायद हमारे लिए ही यहाँ छोड़ा गया था ताकि वो हमें प्रभावित कर सके और हमें निर्देश दे सकें कि वो उनकी एक टेक्नोलॉजी थी और हमें अब ये पता लगाना है कि उन परग्रहियों ने उनको यहाँ क्यों छोड़ा था और उनका असली मकसद क्या था। इन डिस्क्स का अध्ययन प्राचीन परग्रही कलाकृतियों के तौर पर भी किया जा सकता है और ये भी हो सकता है कि वो खुद ही परग्रही हों। अगर हमने उनसे संपर्क बना लिया तो हम ये भी समझ सकेंगे कि वो कौन है और हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि ये डिस्क्स
हमें करीब ला रही हैं और हमारी दुनिया और उस दूसरी दुनिया के बीच एक पुल बना रही हैं। अगर दुनिया भर में फैली वो रहस्यमय डिस्क्स एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो क्या वो सचमुच किसी ऐसे खास टेक्नोलॉजिकल मकसद से रखी गई हैं जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे? हो सकता है कि हम जल्दी ही उन परग्रही डिस्क्स में छिपे संदेश को समझ लें और तब शायद मानव जाति भी अपने परग्रही पूर्वजों से जुड़ जाए।